बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफियान से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो मैंने देख लिया है। ये सुडानी हंगामा आराई के आदी हैं। तुम कहते हो इनमें जज्बा नहीं है, मैं देख रहा हूँ इनमें किरदार भी नहीं है। इस फौज को अगर तुम लड़ने के लिए मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने की बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेंगे और माले गनीमत लूटेंगे, और जो भी इनके हाथ में खूबसूरत लड़कियां लगेंगी ये उनके साथ जना और बदकारी करेंगे और मफ्तूह की औरतों के साथ वैशियाना सलूक करेंगे। इसका इलाज ये है कि अली बिन सफियान ने कहा, आपने जो फौज मिस्र के मुख्तलिफ खित्तों से भर्ती की है इसको नाजी के 50,000 फौज में मुदगिम कर लें। अच्छे सिपाहियों के साथ मिलकर बुरे सिपाही अपनी आदतें बदल दिया करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहा, तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो। मेरा मंसूबा यही है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था। तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करना। अली बिन सफियान में यह वसफ थी कि वो दूसरे के दिल का राज जान लेता था और गैर मामूली तौर पर ज़हीन भी था। वो कुछ और कहने ही लगा था कि इनके सामने मशअलें रोशन हुई। जमीन पर बेशकीमत कालीन बिछे हुए थे। शहनाई और सारंग का ऐसा मीठा नगमा उभरा के मेहमानों पर सन्नाटा छा गया। एक तरफ से नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई। 20 लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में चली आ रही थीं कि इनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था। हर एक का लिबास बारीक चोगा सा था जो शानों से टखनों तक था, और इसी रेशम का हिस्सा नजर आ रहा था जिसका इन्होंने लिबास पहना हुआ था। लड़कियों की चाल से ये ढीला ढाला लिबास हिलता हुआ तो यूं लगता जैसे फूलदार पौधों की डालियां हवा में तैरती हुई आ रही हों। लिबास का रंग जुदा था, हर एक की शक्ल सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, लेकिन नजर झलक में सारी एक ही जैसी थी। इनकी मरमरी बाजू उरियां थीं, वो चलती आ रही थीं, लेकिन कदम उठते नजर नहीं आ रहे थे। वो हवा की लहरों की मानद वो नीम दायरे में होकर रह गईं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ ताजीम के लिए झुकी तो सबके बाल सरक कर शानों पर आ गए। इन रस्मी बालों और जिस्मों के जादू ने तलिस्म पैदा कर दिया था। 2 स्याह फाम दियो हेकल हबशी जिनके कमर के गिर्द चीतों की काली थी, एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते हुए आए। टोकरी में बड़ी कली उठी और फूल की तरह खिल गई। इस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठने लगी तो जैसे ये सुर्ख बादलों में एक चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। इसकी मुस्कुराहट भी आरजी नहीं थी। इसकी आंखों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की आंखों की चमक जैसी हरगिज नहीं लगती थी। लड़की ने फूलों में से बाहर कदम रखा तो इसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मशहूर कर दिया। अली बिन सफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके कानों में कहा, अली, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत औरत होगी। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर कहा, अमीर मिस्र, आपका इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़कोई है। इसे मैंने आपकी खातिर अस्कंदरिया से बुलवाया है। ये पेशावर रकासा नहीं है, ये तवाइफ भी नहीं। इसको रक्स से प्यार है। शौकिया नाचती है, किसी महफिल में भी नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्फाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने सुना है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बनकर आए हैं। अल्लाह के नाम पर मुझे इससे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं इस अजीम हस्ती के पांव में पेश कर सकूं। काबिल सदे एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स और नाच की इजाजत इसलिए मांगी थी कि मैं इस लड़की को आपके हजूर पेश करना चाहता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, क्या आपने इसे बताया था कि मैं किसी लड़की को रक्स या उरियानी की हालत में अपने सामने नहीं देख सकता। ये लड़कियां जिसे आप मलबूस लाए हैं ये बिल्कुल नंगी हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। नाजी ने कहा, आली मकाम, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को पसंद नहीं करते, लेकिन ये कहती थी कि अमीर मिस्र मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि इसमें गुनाह की दावत नहीं। ये एक बाइज्जत लड़की का रक्स होगा। मैं अय्यूबी के हजूर अपना जिस्म नहीं अपना रक्स पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो सुल्तान की जान की हिफाजत के लिए मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। नाजी ने खुशियाना होकर कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? अपने पास बुलाकर अय्यूबी ने कहा
کہ تم لوگوں کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے بہت اچھا ناچتی ہو۔ اسے اس پر شاباش دوں کہ تم نے مردوں کی جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا تو ناجی نے جواب دیا، نہیں امیر مصر، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف بازیابی بخشیں گے۔ یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے۔ ذرا دیکھیے اسے، اس کے رقص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں اندر آنے کی اجازت دیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اسے وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کے جانباز پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے بچوں کو فخر سے بتایا کرے گی کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کر چکی ہوں۔ ناجی نے نہایت پراثر اور خوشامدی لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے ناجی نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہلوایا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بیچ دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ باقی لڑکیاں تتلیوں کی طرح جیسے اس کے پاس اڑ رہی تھیں۔ یہ ناچ کود والا رقص نہیں تھا۔ شولوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ آرائی کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے نصب کیا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوست کر دیا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی سحر کی شفاف چاندنی کی مانند لگتی تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں اندر گیا اور کہا، اس سے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں؟ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بھیج دو، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں برتا خیمے سے باہر گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کی ہر طرف مشنیں روشن تھی۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کیا تھا کہ رات کے وقت محافظ گرد و بیس میں اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی، وہ رقص لباس میں تھی۔ اس کا جسم توبہ شکن تھا۔ محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے بتایا کہ اسے امیر مصر نے بلوایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں ہے کہ یہ تم جیسی فحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزاریں۔ آپ ان سے پوچھ لیں۔ زکوئی نے کہا، میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تم کو کس نے دیا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا کہ تمہیں امیر مصر بلا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو تم خود بھگت لینا۔ زکوئی نے کہا، کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ امیر مصر نے ایک رقاصہ کو اپنے خیمے میں بلوایا ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے کردار سے واقف تھے۔ وہ اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے بھی مارے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔ سوچ سوچ کر اس نے ہمت کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے خیمے میں اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا، باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہے کہ حضور نے اسے بلوایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ سپاہیوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہوئے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے انداز میں ٹہل رہا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فحاشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہاں، حکم صرف ماتحتوں اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتا ہے۔ کمانڈر نے کہا، امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے۔
बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा, हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाया जाता है। कमांडरान की निगाहों में सलाहुद्दीन का जो बुत था वो टूट गया था। इस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अयाश था, पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनुदी के लिए इसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खेमे में बैठा मुसर्रत से झूम रहा था। इसके सामने इसका नाइब सालार औरविश बैठा हुआ था। बहुत वक्त हो गया था, मालूम होता है, बहुत वक्त हो गया है, मालूम होता है हमारा तीर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। औरविश ने कहा, हमारा तीर खता कब गया था? अगर खता जाता भी तो अब तक हमारे पास आ जाता। नाजी ने कहका लगाकर कहा, तुम ठीक कहते हो, जो कोई इंसान के रूप में एक तिलिस्म है। मालूम होता है ये लड़की खुशैशन के साथ रही है, वरना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बुत कभी नहीं तोड़ सकती। औरविश ने कहा, मैंने उसे जो सबक दिए थे वो खुशैशन के कभी वहमो गुमान में भी ना हुए होंगे। अब अय्यूबी के हलक से शराब उतरवानी बाकी रह गई है। नाजी ने कहा। आहट सुनाई दी। नाजी ने दूर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और सिपाही खड़े थे। इसने अंदर जाकर औरविश से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी ज़कोई ने बुत को तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब ज़कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खैमे से बाहर निकली। नाजी के खैमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जो सर से पांव तक एक ही लिबादे में छुपा हुआ था। इसने धीमी सी आवाज में ज़कोई को पुकारा। वो इस आदमी के पास चली गई। वो इसको खैमे में ले गया। बहुत देर बाद ज़कोई निकली और नाजी के खैमे का रुख किया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खैमे की तरफ बाहर निकल कर देख चुका था कि ज़कोई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांस लिया है और इसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की पस्त ज़हनियत में ले आई है। और रात बहुत हुई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। नाजी ने कहा, ऐसे हीरे को कोई शहजादा वापस नहीं करता, वो इसे अपने साथ ले जाएगा। तुमने इस पर भी कभी गौर किया है? औरविश ने कहा, नहीं, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा भी नहीं था। नाजी ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र ज़कोई के साथ शादी कर लें? इस सूरत में लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। औरविश ने कहा, वो है तो होशियार, मगर रकासा का क्या भरोसा, वो रकासा की बेटी है और तजर्बाकार भी, धोखा भी दे सकती है। नाजी ने कहा। वो गहरी सोच में था कि ज़कोई खेमे में दाखिल हुई। इसने हंसकर कहा, अपने अमीर मिस्र का वजन करो, लाओ। इतना सोना आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? ये दास्तान सुनने वालों के ज़हन में यकीनन यही सवाल पैदा हो रहे होंगे कि क्या ज़कोई ने वाकई में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने हुस्न के समुंदर में डबो दिया था जिस तरह नाजी सोच रहा था, या कोई और बात थी? इस राज से पर्दा उठाएंगे अगली एपिसोड में।